दोस्तों, ऐसे कई फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन चाहे वो टेक्स्ट बुक से हों, इंटरनेट से हों या हमारे टीचर्स द्वारा बताए गए हों, हम आमतौर पर उनमें से बहुतों को बिना चेक किए ही मान लेते हैं वो सही है या नहीं। इन फेमस फैक्ट्स में से कुछ के बारे में पता चला है कि इनमें से कई पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे झूठ हैं, जबकि दूसरे सिर्फ गलत हैं और उनके पीछे की सच्चाई बिल्कुल अविश्वसनीय है। तो तैयार हो जाइए अपने दिमाग को दूसरे टाइम जोन में ले जाने के लिए, क्योंकि हम कुछ ऐसे अजीब और गरीब फैक्ट्स देखने जा रहे हैं जिन्हें आप मानेंगे नहीं कि ये सच है। द स्पैगेटी सिंगुलर। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आपके सामने स्पैगेटी का एक सुपर टेस्टी बाउल रखा हुआ है। आप अपने फोक को चारों तरफ घुमाते हैं और एक सिंगल स्पैगेटी नूडल उठाते हैं। बस इतना ही है ना? स्पैगेटी का एक स्ट्रेन। वेल, एक्चुअली इसका एक नाम है। ये पता चला है कि स्पैगेटी एक इटालियन शब्द है और पास्ता स्ट्रिंग्स के लिए ये एक प्लूरल नाउन है। तो पेश है इटालियन में एक क्रैश कोर्स। एक नाउन के एंड में एक आई आमतौर पर ये बताता है कि ये प्लूरल है, जबकि एक ओ या ए बताता है कि ये सिंगुलर है। इसका मतलब है कि स्पैगेटी के एक स्ट्रैंड को असल में स्पैगेटो कहा जाता है। कंफ्यूजन यहीं पर खत्म नहीं होता है। ग्रोची को ग्रोको कहा जाता है, फेटुचिनो को फेटुचिनी कहा जाता है और रेवियोली को रेवियोलो कहा जाता है। लेकिन अब मेरे पास सिर्फ यही एक सवाल रह जाता है कि स्पैगेटियो क्या है भाई? वेल, मुझे नहीं लगता कि मैं जानने के लिए तैयार हूँ। डाउटफुल कोलंबस डे। दोस्तों, हर साल पूरे अमेरिका में अमेरिकन द्वारा कोलंबस डे मनाया जाता है। ये इटली में जन्मे एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस की याद में मनाया जाने वाला एक दिन है, जो कि 1942 में अमेरिका आए और यूरोप के नाम पर एक नई दुनिया की खोज की। लेकिन एक बहुत ही छोटी सी समस्या है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1942 में नॉर्थ अमेरिका की खोज नहीं की थी। इनफैक्ट उन्होंने इसकी खोज ही नहीं की थी। कोलंबस चाइना, इंडिया और दूसरे प्रसिद्ध एशियाई इलाकों के लिए एक पश्चिमी समुद्री रास्ता खोजने के इरादे से रवाना हुआ था, लेकिन वो अक्टूबर 1492 में बहामास पहुंचा था। लेकिन ये तकनीकी रूप से द अमेरिकाज था, द अमेरिका नहीं था, जिसे ज्यादातर अमेरिकन सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सफर यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। बाद में अक्टूबर में कोलंबस ने क्यूबा को देखा और मान लिया कि ये मेनलैंड चाइना है। उसके बाद वो हिस्पानियोला पहुंचे, जो अब हैती और द डोमिनिकन रिपब्लिक है, जिसे उन्होंने जापान समझ लिया था। कोलंबस ने यूरोप और साउथ और सेंट्रल अमेरिका के बीच कई यात्राएं की, लेकिन उन्होंने एक बार भी वहां पर पैर नहीं रखा, जिसे अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रूप में जाना जाता है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मेरी तो अपने पुराने हिस्ट्री टीचर्स के खिलाफ बड़ी शिकायत है भाई। आजादी की मूर्खता। दोस्तों, कोलंबस डे इकलौता ऐसा नेशनल हॉलिडे नहीं है जिसे अमेरिका वालों ने अपने कैलेंडर में गलत बताया है। वो 4 जुलाई को उस ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाते हैं जब देश को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश राज से आजादी मिली थी। लेकिन एकमात्र समस्या ये है कि तारीख थोड़ी आगे पीछे है। कुछ दिनों या हफ्तों से नहीं, बल्कि पूरे 1 महीने से। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एक दस्तावेज है जिसने 1776 में ग्रेट ब्रिटेन के शासन से 13 नॉर्थ अमेरिकन ब्रिटिश कॉलोनीज को अलग करने की घोषणा की थी। अंग्रेजों ने 2 जुलाई को इस घोषणा को मंजूरी दी थी और कांग्रेस ने 4 जुलाई को इसे कंफर्म किया था। लेकिन बात यह है कि इसे उस दिन लीगल नहीं बनाया गया था। ये पता चला था कि 4 जुलाई को कांग्रेस के 7 महत्वपूर्ण सदस्य वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए 2 अगस्त को सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के सभी 56 सदस्यों द्वारा डिक्लेरेशन पर सिग्नेचर किए जाने में लगभग 1 महीने का समय लग गया था। ऐसा लगता है कि अमेरिकन सिर्फ अपनी आजादी को साबित करने के लिए बेताब थे। यार, ये जानकर मुझे लगता है कि हमें 2 अगस्त को भी नेशनल हॉलिडे घोषित कर देना चाहिए। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दोस्तों, आपको स्कूल में सिखाया गया होगा कि दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अंतरिक्ष से दिखाई देने वाला एकमात्र मैन मेड स्ट्रक्चर है, लेकिन कई कारणों से यह दावा बच्चों को हैरान कर सकता है। नंबर 1, कौन सी महान दीवार? नॉर्थ से चाइना में घुसपैठ करने वाली सेनाओं को रोकने के लिए बनाई गई महान दीवार का मुख्य हिस्सा पूरे देश में लगभग 5500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लेकिन ये इकलौती ऐसी दीवार नहीं है। इस पर निर्भर करते हुए कि उस समय चीन पर कहां से हमला किया जा रहा था, 5 ईसा पूर्व से 17 ईस्वी तक पूरे नॉर्थ में कई दीवारें बनाई गई थीं। अगर इन सभी हिस्सों को शुरू से अंत तक जोड़ दिया जाए तो दीवार 13,170 मील लंबी होगी। लेकिन फिर भी इससे दीवार चौड़ी नहीं होगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसे अंतरिक्ष से कैसे देखा जा सकता है, वेल, आइए जानते हैं। ग्रेट वॉल की ये तस्वीर अंतरिक्ष में एक लो लेवल ऑर्बिट से ली गई थी। लेकिन क्या आप इसे देख सकते हैं? मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन पहाड़ की ये चोटियां और लकीरें सभी मुझे एक जैसी दिखती हैं। शुगर है नासा ने यहाँ कुछ खास हिस्सों की तरफ ही इशारा किया है। वेल, आप इसमें देख सकते हैं, लेकिन ये वो बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी जब मेरे टीचर ने कहा था कि आप इसे अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। इंसान की प्रायोरिटीज भी मजेदार हैं। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार 1969 में चंद्रमा पर उतरे थे तो ये इंसान के लिए एक छोटा कदम और इंसानियत के लिए एक बड़ी छलांग थी। लेकिन जब इंसानियत अपनी स्पेस एज की महारत को साबित करने में व्यस्त थी, तब भी दुनिया में लोग जैसे हैंडल से अपना सामान इधर उधर ले जा रहे थे। 3 साल बाद 1972 में किसी ने सूटकेस में पहिया लगाए जाने का फैसला किया और इसके बाद व्हील लगेज के लिए पहला पेटेंट दायर किया गया था।
ये देखकर अच्छा लगा कि इंसानियत की प्राथमिकताएं सही जगह पर हैं। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसे एक अच्छे इरादे की वजह से इस तरह से किया गया है, जबकि लंबी दूरी का सफर उस वक्त इतनी बार नहीं हुआ करता था। 1960 के दशक की स्पेस रेस ने स्पेस सेक्टर में बहुत सारी तकनीक को बढ़ावा दिया। फिर भी मुझे ये बहुत ही अजीब लगता है कि सूटकेस पर छोटे पहिए लगाने के बारे में सोचने से पहले आदमी चांद पर पहुंच गया था। क्या आप जानते हैं कि मुझे और क्या अजीब लगता है? ये फैक्ट है, आपने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया, और ये कोई झूठ भी नहीं है। तो आगे बढ़िए और हर दिन की और भी आशाजनक फैक्ट से भरे कंटेंट के लिए उनको हिट कर दीजिए। कर दिया? बहुत बढ़िया। चलिए वापस आते हैं अपने वीडियो पर। 1 टन वजन वाले बादल। दोस्तों, ये आकाश में जितने नरम और फूले हुए दिखाई देते हैं, बादल उतने हल्के नहीं होते जितने वो दिखते हैं। बादल तब बनता है जब वाटर वेपर हवा में तैरती हुई धूल या समुद्री नमक जैसे कणों पर छोटी बूंदों में कंडेंस हो जाता है। सभी बादल इन बूंदों के एक बंडल से बने होते हैं, लेकिन फिर भी ग्रेविटी को चुनौती देने और हवा में रहने के लिए ये काफी हल्के होते हैं। शोधकर्ताओं के हिसाब से बड़े नरम सफेद औसत क्यूमुलस बादल जो आपको हर एक दिन साफ साफ दिखाई देते हैं, लगभग 1 किलोमीटर के पार होते हैं। वो जितने चौड़े हैं उतने ही लंबे भी होते हैं, जिसका मतलब है कि उनका वॉल्यूम लगभग 1 बिलियन क्यूबिक मीटर है। उन्होंने ये भी पता लगाया, पर क्यूबिक मीटर बादल में लगभग 0.5 ग्राम पानी की बूंदें होती हैं। ये बहुत ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन जब इन सबको जोड़ा जाता है तो इसका मतलब होता है कि इन बादलों का वजन 5 लाख किलोग्राम या लगभग 1.1 मिलियन पाउंड हो जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इनका वजन लगभग 100 अफ्रीकी हाथियों के जितना हो सकता है। क्या किसी और को अचानक ये पता चला कि उनके ऊपर कितने बादल तैर रहे? शरीर की स्मेल। दोस्तों, जो कोई भी कभी भी मेट्रो ट्रेन की तरह गर्म भीड़ भाड़ वाली जगह पर रहा हो, वो जानता है कि लोगों के पसीने से तर आर्मपिट सच में बहुत जल्दी बदबूदार हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि त्वचा में रहने वाले बैक्टीरिया पसीने वाले अंडरआर्म्स जैसी गर्म और गीली जगहों में पनपते हैं। जब वो आपके पसीने के संपर्क में आते हैं तो वो ABCC11 नाम के जीन द्वारा बनाए गए पसीने के एक खास प्रोटीन को तोड़ देते हैं। शरीर की भयानक गंध इसी प्रोटीन के कारण होती है, जो बैक्टीरिया द्वारा थियोएल्कोहल नाम के बदबूदार केमिकल्स में टूट जाती है। जबकि कुछ अच्छे लोग डिओड्रेंट स्प्रे करके इस समस्या से निपट लेते हैं। कोरिया में रहने वाले ज्यादातर लोगों को इसकी जरूरत नहीं होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस सच के बावजूद कि उन्हें पसीना आता है, कोरिया के लगभग सभी लोगों में एक नॉन फंक्शनल ABCC11 जीन होता है। इसलिए वो जरूरी प्रोटीन नहीं बनाते हैं और वो दुनिया के बाकी लोगों की तरह बदबू नहीं फैलाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पूर्वी एशिया में हजारों साल पहले बदबूदार होना जेनेटिकली चुना गया था, जिसका मतलब है कि बदबूदार लोग अकेले मर गए, जबकि ताजा महक वाले लोगों ने जीन को अपने बच्चों तक पहुंचाया। यार, ये देखकर मेरी भी इच्छा होती है कि काश मैं कोरिया में पैदा होता तो मेरा डिओड्रेंट पर खर्च होने वाला पैसा भी बच जाता। शायद मेरी एक गर्लफ्रेंड भी होती। क्रेजी लड़ाकू डॉल्फिन। दोस्तों, आप शायद इस बात से वाकिफ होंगे कि सेना में अक्सर डॉग्स जैसे जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनके बेहतर स्मेल सेंस के कारण बमों का पता लगाने और उन्हें डिस्पोज करने में मदद मिल सके। ये जमीन पर मिशन के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन समुद्र में होने वाले ऑपरेशंस का क्या? ये पता चला है कि दुनिया भर की नौसेनाएं खास तौर से ट्रेन किए गए सी डॉग्स के साथ काम कर रही हैं। और नहीं, मेरा मतलब पानी के अंदर वाटर विंग्स पहने हुए डॉग्स नहीं। 1960 के दशक से अंडर वाटर ड्रोन के एक खास मिलिट्री इक्विपमेंट बनने से पहले डॉल्फिन को रडार ले जाने, माइंस का पता लगाने और पानी के अंदर मौजूद दुश्मनों को पता लगाने के लिए ट्रेन किया गया था। सोवियत एरा में रशिया में डॉल्फिन सिर्फ उपकरण नहीं थे, बल्कि वो हथियार भी थे जिन्हें एक्सपर्ट्स द्वारा दुश्मन गोताखोरों और यहाँ तक कि दुश्मन युद्धपोतों पर हमला करने के लिए ट्रेन किया गया था। हालांकि ये एक अजीब साजिश भरी कहानी लग सकती है, लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत मौजूद है कि ये सब सच है। 2007 में अमेरिकन आर्मी ने 75 डॉल्फिन को ट्रेनिंग देते हुए मरीन मैमल रिसर्च पर $14 मिलियन खर्च किए थे। ये समुद्री जीव कमांडो अपने काम में इतने अच्छे थे कि ऐसा माना जाता है कि डॉल्फिन ने अपनी बम का पता लगाने की क्षमता के कारण ह्यूमन लाइफ सेवर्स की तुलना में खुले पानी में ज्यादा लोगों की जान बचाई है। उस सी डॉग के लिए एक हड्डी तो बनती है भाई। केले पेड़ों पर नहीं उगते। दोस्तों, केले के बड़े पत्तों और तनों को देखते हुए जो आश्चर्यजनक रूप से 30 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, आप ये सोचते होंगे कि केले पेड़ों पर उगते हैं, है ना? गलत। लेकिन अगर वो पेड़ नहीं है तो फिर और क्या हो सकता है? शायद कोई बड़ा सा ताड़ का पेड़, या शायद ये किसी तरह की कोई बड़ी सी झाड़ी है। संभालिए अपने आप को, क्योंकि केले का पौधा असल में एक जड़ी बूटी है। जी हाँ, ये सही है। केले दुनिया के सबसे बड़े शाकाहारी फूलों वाले पौधों पर उगते हैं। हालांकि उनके भूरे रंग का बेस आपको ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि वो पेड़ के तने हैं। ये वास्तव में सियोडोस्टेम होते हैं, जो कि बहुत सारे बारीकी से पैक किए गए पत्तों से बने होते हैं। लेकिन रुकिए एक मिनट, अगर ये पेड़ नहीं है तो केला किस तरह का फल है? अरे यार, क्या मेरे पास आपके लिए कोई और भी खबर है?
केले बेरी होते हैं। दोस्तों आप ये सोचते होंगे कि स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी और ब्लैकबेरी जैसे नामों के कारण सभी बेरीज को पहचानना आसान होता है, लेकिन मजेदार बात यह है कि बेरी एक बोटानिकल शब्द है, ना कि इंग्लिश। बॉटनी के हिसाब से एक बेरी में 3 अलग अलग नरम परतें होती हैं। एक्सोकार्पिया आउटर स्किन, मेसोकार्पिया फ्लेशी मिडल और एंडोकार्पिया इनर मोस्ट पार्ट, जिसमें बीज होते हैं। इस लॉजिक के हिसाब से स्ट्रॉबेरी बेरी नहीं होती, बल्कि केले जैसे फ्रूट्स बेरी होते हैं। और बात यहीं पर नहीं रुकती, और दूसरे फ्रूट्स जिन्हें बेरी कहा जा सकता है वो हैं संतरे, अंगूर और यहाँ तक कि बैंगन भी। लेकिन आप मुझे अपने फ्रूट सैलेड में जल्दी बैंगन मिलाते हुए नहीं देख पाएंगे। तो फिर स्ट्रॉबेरी क्या है? उन्हें पाइनएप्पल और अंजीर की तरह एक्सेसरी फ्रूट माना जाता है, क्योंकि उनका फ्लैश एक ही फूल वाले रिसेप्टिकल से बढ़ता है। इस रेड फ्लैश में तकनीकी रूप से असली फ्रूट होता है, जिसे लोग अक्सर इसके बीज कहते हैं। तो एक स्ट्रॉबेरी ना सिर्फ एक बेरी है, बल्कि इसके बीज असली बीज भी नहीं है। क्या किसी और को भी ये लग रहा है कि उसकी सारी जिंदगी ही एक झूठ है? असली फ्रूट जिसे खाना मना है। दोस्तों बाइबल की सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक 5 खास कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है। आदम, हव्वा, भगवान, बात करने वाले सांप के रूप में एक शैतान और एक सेब। कहानी यह है कि भगवान ने आदम और हव्वा को बनाया, उन्हें एक बहुत अच्छे बगीचे में रहने दिया और कहा कि वो नॉलेज ट्री पर लटके सेब के अलावा कुछ भी खा सकते हैं। स्पॉइलर अलर्ट, शैतानी रूपी सांप हवा को सेब खाने के लिए राजी करता है और अचानक उन दोनों को वहां से निकाल दिया जाता है। सदियों से इस प्रसिद्ध कहानी को कला, पेंटिंग, एनिमेशन और यहाँ तक कि फिल्मों के जरिए मेंटेन किया गया है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि हवा जो फ्रूट खाती है वो एप्पल नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपने जितनी भी कहानियां सुनी होंगी, उन सभी कहानियों के बावजूद प्राचीन बाइबल में इस फल के सेब होने का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। कहानी जैसा कि प्राचीन हिब्रू से ट्रांसलेट की गई है, सिर्फ पेड़ के फल के बारे में बात करती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह फल कुछ भी हो सकता था जो किसी पेड़ पर उगता हो, जैसे कि अंजीर, पियर, नाशपाती, अनार या शायद एक ड्यूरन भी। अरे बाप रे यार, मैं जब अपने बर्थडे सूट में होऊंगा ना, तब उनमें से किसी एक को नहीं चुनना चाहूंगा। कोई 3 बुद्धिमान आदमी नहीं थे। दोस्तों अगर भगवान से प्यार करने वाले लोग बाइबल में सेब की कमी पर नाराज थे, तो आगे जो मैं उनको बताने जा रहा हूँ वो उससे और ज्यादा नफरत करेंगे। 3 वाइज मैन की कहानी दुनिया भर में ईसाइयों के लिए एक लोकप्रिय क्रिसमस की कहानी है, लेकिन उनमें से सबसे परम भक्त ने भी शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि मैथ्यू की किताब में कहीं भी 3 बुद्धिमान व्यक्तियों का नाम कभी भी नहीं लिया गया। ये माना जाता है कि वो 3 थे क्योंकि बाइबल में उन्होंने ईसा मसीह के जन्म का जश्न मनाने के लिए गोल्ड, फ्रैंकिनसेंस और मिर्रह के 3 शानदार गिफ्ट दिए थे। लेकिन बाइबल में उन 3 राजाओं का जिक्र क्या था? हाँ, मैं क्रिश्चियन कैरेन को रोते हुए सुन सकता हूँ। खैर मजेदार बात यह है कि न्यू टेस्टामेंट की मैथ्यू की किताब 3 किंग्स इस थ्योरी को नहीं मानती है। 3 किंग्स ओल्ड टेस्टामेंट की किताब में एक भविष्यवाणी का सिर्फ एक सेंटेंस था। दूसरे शब्दों में हमारे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि असल में कितने बुद्धिमान लोग आए थे। 4, 5, 20, शायद 100 भी हो सकते थे। खैर ये साल कैरल सिंगिंग को और भी दिलचस्प बना देगा। टेकिंग द पेथ। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि तरबूज बाहर से हरे और अंदर से स्वादिष्ट लाल होते हैं, लेकिन आप जो नहीं जानते वो ये है कि वो हमेशा इस तरह से नहीं दिखा करते थे। एक इटालियन आर्टिस्ट जियोवानी स्टेंची ने 1645 के आसपास फलों के इस कलेक्शन को पेंट किया था। उन्होंने पीच, पियर और यहाँ तक कि स्क्वैश का भी इस्तेमाल किया। लेकिन जरा रुकिए, कोने में वो अजीब तरह का फ्लैशी फ्रूट कौन सा है? वो मेरे दोस्त असल में एक तरबूज है। आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ एक कच्चा तरबूज है, लेकिन इसके काले बीज बताते हैं कि जब इसे पेंट किया गया था तो ये फल उस समय पूरी तरह से पका हुआ था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सैकड़ों सालों से इंसानों ने ज्यादा स्वादिष्ट फल और कम कड़वे सीड स्टोरिंग पिथ पैदा करने के लिए चुनिंदा तरबूज पैदा किए हैं और उनकी खेती की है। इसका मतलब है कि आप जिन तरबूजों का मजा लेते हैं उन्हें आज की तरह दिखने और स्वाद के लिए इंजीनियर किया गया है। लेकिन इंजीनियरिंग की ये कोशिशें सिर्फ तरबूज के साथ नहीं की गई, बल्कि बहुत से लोग जो इन बड़े रसदार पीच का मजा लेते हैं वास्तव में बहुत ही कम गूदे वाले छोटे चेरी जैसे फलों के रूप में शुरू हुए थे। वो पहली बार 4000 ईसा पूर्व में चीनियों द्वारा उगाए गए थे और उनका स्वाद फल की बजाय दाल जैसा ज्यादा था। हालांकि आज ये फल 6000 सालों की सिलेक्टिव ब्रीडिंग के कारण 64 गुना बड़े, 27% रसदार और 4% मीठे हैं। मैं मैथ्स में बहुत अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये उन्हें 100% बेहतर बनाता है। पृथ्वी गोल नहीं है। दोस्तों फोटोग्राफी और फिजिक्स के जरिए हमें अनगिनत सबूत दिए जाने के कारण हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन स्कूल में आपको जो पढ़ाया जाता है उसके बावजूद ये वास्तव में एक परफेक्ट सर्कल नहीं है। और इससे पहले कि इस वीडियो का कमेंट सेक्शन फ्लैट अर्थर्स का ट्रोल फेस्ट बन जाए, नहीं ये डिस्क भी नहीं, क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह से ठोस नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपने अंदर के मास को इक्वेटर पर धकेलता है, जबकि पोल्स अंतरिक्ष में घूमते हुए बरकरार रहते हैं। इसी का नतीजा ये होता है कि पृथ्वी इक्वेटर पर थोड़ी सी उभरी हुई होती है, जिससे कि ये थोड़ी चपटी दिखाई देती है। थोड़ी पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ये इफेक्ट इतना छोटा है कि इक्वेटर पर पृथ्वी 2 पोल्स के बीच की तुलना में सिर्फ 0.3% चौड़ी होती है। भले ही ये बहुत ज्यादा ना दिखाई दे, फिर भी ये 26 मील का एक बड़ा उभार है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 94 से ज्यादा
एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स को एक दूसरे के ऊपर खड़ा कर दिया गया है। हो सकता है कि उस ऊंचाई से फ्लैट अर्थर्स को थोड़ा ज्यादा पर्सपेक्टिव मिल जाए। क्लियोपेट्रा इजिप्ट की नहीं थी। दोस्तों, बेशक क्लियोपेट्रा अब तक की सबसे प्रसिद्ध प्राचीन इजिप्ट की रानियों में से एक है। उसे सिल्वर स्क्रीन और आर्ट वर्क में एक शानदार खूबसूरती के रूप में दिखाया गया था, जिसने इजिप्ट की सबसे बड़ी रानी के रूप में राज किया। क्लियोपेट्रा अपने प्यार करने वाले प्रशंसकों और देवी की तरह दिखने के बावजूद इजिप्ट की नहीं थी। वो टॉलेमिक लाइन की आखिरी थी, एक मैसेडोनियन ग्रीक रॉयल्टी जिसने 323 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट की मौत के समय से इजिप्ट पर शासन किया। लेकिन इजिप्ट का ना होना क्लियोपेट्रा के लिए कोई अहमियत नहीं रखता था। टॉलेमिक वंश उस समय के कई दूसरे शाही परिवारों की अपने वंश को साफ रखने के लिए अक्सर परिवार के अंदर ही शादियां किया करते थे। इतना कॉमन था कि इतिहासकारों का मानना है कि क्लियोपेट्रा के माता पिता शायद भाई बहन थे। अगर एक नॉन इजिप्शियन लेडी जो किसी की नाजायज औलाद है इजिप्ट की सुप्रीम क्वीन बन सकती है, तो मुझे लगता है कि कोई भी कुछ भी हासिल कर सकता है। कुकी मॉन्स्टर का असली नाम। दोस्तों, जब आप बच्चे थे तब अल्फाबेट सीखना बहुत ही बोरिंग लगता था। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, लेकिन सी फॉर कुकी, जिसे हम में से ज्यादातर लोगों ने कुकी मॉन्स्टर नाम के वर्ल्ड फेमस मपेट से सीखा है। लेकिन एक परेशान करने वाले मोड में यह पता चलता है कि कुकी मॉन्स्टर इस मपेट का नाम नहीं है असली। 2004 में फ्रैंक ओज के साथ एक इंटरव्यू के दौरान जो मिस पिग्गी और फ्रोजी बियर की आवाज है, उन्होंने खुलासा किया कि अपनी पहली कुकी खाने से पहले कुकी मॉन्स्टर का एक अलग नाम था और वो नाम था सिड। सिर्फ सिड। सिड कुकी नहीं, सिडनी स्नैक्स भी नहीं, बस सिड। अगर आप मुझसे पूछें तो ये थोड़ा सा एंटी क्लाइमेटिक है। मपेट कास्ट ने 2007 में कैनन में एक और नाम जोड़ा जब कुकी मॉन्स्टर ने द फर्स्ट टाइम आई एट अ कुकी गाया। जी हाँ, आपने इसी कुकी मॉन्स्टर से सही सुना, या मुझे कहना चाहिए कि सिड के मुंह से। विशाल मैमथ। दोस्तों, वुली मैमथ पचीडर्म की अब एक विलुप्त हो चुकी प्रजाति है जो कि लगभग 50 लाख साल पहले प्लीस्टोसिन आइस एज के दौरान रहते थे। क्या हुआ था ये जाने बिना बहुत से लोग मानते हैं कि यह हाथी के चचेरे भाई बहन के इतिहास में बेहद ठंडे निएंडरथल पीरियड के दौरान ही रहते थे, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। जबकि मैमथ लगभग 10,000 साल पहले क्लाइमेट चेंज और शिकार के कारण मर गए थे। उनमें से आखिरी की मौत लगभग 1650 ईसा पूर्व सिर्फ 3600 साल पहले हुई थी। और सबसे मेगा माइंड ब्लोइंग बात तो यह है कि ये इजिप्ट के महान पिरामिडों के बनने के लगभग 1000 साल बाद की बात है। जी हाँ, ये सच है कि प्राचीन इजिप्शियन और वुली मैमथ इतिहास में एक ही समय पर मौजूद थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो एक ही जगह पर मौजूद नहीं थे। नहीं तो शक्तिशाली मैमथ को पिरामिड बनाने में मदद करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। बबल रैप रूम। दोस्तों, बबल रैप को पॉप करने से ज्यादा सेटिस्फाइंग इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक प्रोटेक्टिव मटेरियल को पॉप करने में जितना मजा आता है उसे एक फेमस पैकेजिंग मटेरियल के इरादे से डिजाइन नहीं किया गया था। अल्फ्रेड फील्डिंग और मार्क श्वान्स ने एक नई तरह की टेक्सचर्ड वॉलपेपर बनाने की कोशिश की जो उस समय 1957 में बहुत लोकप्रिय थे। शुरुआत में उन्होंने हीट सीलिंग मशीन में प्लास्टिक शावर कर्टन के 2 टुकड़े रखे, लेकिन फिल्म की नाजुक शीट फंसे हुए एयर बबल से भर गई और उसे देखकर वो निराश हो गए। वो अच्छी तरह जानते थे कि कोई भी इसे अपनी दीवारों पर चिपकाना नहीं चाहेगा, इसलिए उन्होंने इस तकनीक को पेटेंट कराया और अपनी खोज के लिए दूसरी एप्लीकेशंस के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने इसके डिजाइन में सुधार किया और इसे ग्रीन हाउस इंसुलेशन के रूप में रिमार्केट किया, लेकिन इसने उस बाजार में भी कोई हलचल नहीं मचाई। उसके बाद उन्होंने जल्दी ही प्रोटेक्टिव पैकेजिंग इंडस्ट्री में बबल रैप का असली मकसद ढूंढ लिया। इन दिनों हर साल लगभग 2,40,000 मील बबल रैप बनाया और इस्तेमाल किया जाता है। ये पृथ्वी के चारों तरफ 10 बार चक्कर लगाने जितना है। वैसे ये विश्वास करना काफी मुश्किल है कि ये डिजाइन कभी दुनिया का सबसे बदसूरत वॉलपेपर बनाने के लिए तैयार था। स्नेल चॉप। दोस्तों, जो कोई भी गार्डन स्नेल को देखता है वो उसके शेल और आंखों जैसे फीचर्स को पहचान सकता है, लेकिन उसका मुंह कहाँ है? कहाँ? यहाँ पर? यहाँ है या शायद यहाँ भी है? ये असल में यहाँ पर है, इसकी चिपचिपी साइड में। जबकि ये ऐसा नहीं लगता है। एक स्नेल का मुंह एक छोटे जबड़े और लचीली पट्टी से बना होता है जिसमें लगभग 14,000 छोटे छोटे दांत होते हैं जिन्हें रेडुला कहा जाता है। दांत खाने के बड़े टुकड़ों को काट देते हैं जैसे कि पत्तियां, जिन्हें बाद में रेडुला द्वारा स्क्रैप किया जाता है, जो एक छोटे चीज ग्रेटर की तरह काम करता है। लेकिन सारे स्नेल्स के मुंह एक जैसे नहीं दिखते। उदाहरण के लिए मिस्ट्री स्नेल वाटर गैस्ट्रोपोड हैं, जिनका रेडुला एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर पर मौजूद होता है जो उनके मुंह से बाहर निकलता है जब वो सफाई करते हैं। इससे उन्हें ऑर्गेनिक चीजें खाने में मदद मिलती है और दूसरी तरफ वे अपने मुंह से उस सरफेस पर चिपके हुए रहते हैं जिस पर वो रेंग रहे हैं। और जब तक ये चीज ग्रेटर जैसे दांत नहीं चल रहे थे तब तक ये मुझे बहुत ही भयानक लग रहे थे भाई। चूहे इंसान की बॉडी पार्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। जब 1980 के दशक में ऑर्गन ट्रांसप्लांट बहुत तेजी से कामयाब हुआ था तो उनकी मांग आसमान छू गई। मेडिकल वर्ल्ड को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। ऑर्गन्स की डिमांड सप्लाई से कहीं ज्यादा थी, जिससे भयानक कमी हो गई। इसलिए 1997 में सर्जन और इंजीनियर्स ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि क्या इंसान के शरीर के अंगों को डेवलप किया जा सकता है, लेबोरेटरी में नहीं बल्कि जानवरों पर।
वाकांती माउस एक चूहा जिसकी पीठ पर इंसान का कान डेवलप किया गया था। उसने ये साबित कर दिया कि एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। डॉक्टर्स ने एक छोटा स्कैफोल्ड बनाकर इसे हासिल किया, जिसे उन्होंने चूहे की स्किन के नीचे डाला था। फिर उन्होंने कार्टिलेज सेल्स को इंजेक्ट किया जो स्कैफोल्ड के चारों तरफ बढ़े थे, जिससे कान का शेप बना। हैरानी की बात यह है कि सेल्स बच गए, जिसकी वजह से एक लेबोरेटरी में डेवलप किया गया इंसान का कान बन गया, जिसने जिंदा इंसानों में टिश्यू रिपेयर की संभावना साबित कर दी। इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सफलता के कारण डॉक्टर इंसानों में कार्टिलेज बेस्ड फीचर्स को फिर से डेवलप करने में सक्षम थे, जैसे कि ये कान, जिसे एक सीनियर सोल्जर के हाथ पर डेवलप किया गया, जिसे उसने अपने देश की रक्षा करते हुए खो दिया था। एक बार शरीर के उस हिस्से को पूरी तरह से डेवलप हो जाने के बाद, जहां ब्लड फ्लो अच्छा होता है, कान को बिना किसी जोखिम के सिर के किनारे पर सेफली ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और जरा सोचकर देखिए कि इस अद्भुत खोज को एक बहादुर छोटे चूहे द्वारा संभव बनाया गया था। ये एक सोनिक बूम नहीं है। दोस्तों, अगर आपको भी कभी किसी एयरक्राफ्ट को सुपरसोनिक जाते हुए देखने का मौका मिला होगा तो आपको पता चलेगा कि साउंड की तुलना में सिर्फ एक ही चीज है जो कि शानदार है। कई लोगों को ये यकीन दिलाया गया है जब एयरक्राफ्ट साउंड बैरियर को पार करता है तो एक शानदार क्लाउड बर्स्ट होता है और ये एक सोनिक बूम है, लेकिन ऐसा नहीं है, या कम से कम सच में नहीं है। इन छोटे कॉनिकल बादलों को वेपरकोन कहा जाता है। ये एक फिजिकल इफेक्ट है जो तब होता है जब कोई चीज साउंड की स्पीड के करीब पहुंचती है, लेकिन ये सोनिक बूम नहीं है। जैसे एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड के करीब पहुंचता है, जो कि ब्रेक नेक 767 मील प्रति घंटा है, एयरक्राफ्ट के चारों तरफ शॉक वेव्स बनते हैं। ये लोकल एयर प्रेशर और टेम्परेचर में तब्दीली पैदा करता है, जिससे हवा पानी कंडेंशन को रोकने की अपनी शक्ति खो देती है, जिससे वेपरकोन बन जाता है। लेकिन चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए वेपरकोन ट्रांसोनिक फ्लाइट की स्थिति में सबसे अच्छी तरह से दिखाई देते हैं। ये वो जगह है जहां एयरक्राफ्ट के चारों तरफ थोड़ी हवा साउंड की स्पीड से तेज चल रही होती है और थोड़ी स्लो स्पीड से चल रही होती है। उसके ऊपर क्लाइमेटिक कंडीशंस बिल्कुल सही होनी चाहिए, जहां बहुत ज्यादा नम और गर्म हवा हो। यही कारण है कुछ सोनिक बूम, जैसे कि इसमें, वेपरकोन नहीं होते हैं। लेकिन वेपरकोन के बिना भी ये बहुत शानदार है। वेल, इसके साथ ही दुनिया के बारे में मेरा नजरिया बर्बाद हो गया। आप क्या कहते हैं? क्या इनमें से किसी अजीब फैक्ट ने आपकी पूरी दुनिया को पलट दिया? और क्या आप किसी ऐसे दूसरे फैक्ट के बारे में जानते हैं जो मैंने पहले नहीं सुना? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।